बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं NMMS 2022 का जो पेपर था उसमें जो गणित का पोर्शन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम सवाल को हल करेंगे, साथ में उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन पे भी साथ में चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आप उन बिंदुओं को नोट करते जाना साथ में, ठीक है। तो अब हम आगे डिस्कस शुरू करते हैं सवालों पर। तो ये गणित का जो पहला प्रश्न है, 7n + 6 = 27। इसमें अपने को n का मान ज्ञात करना है। तो ये एक नॉर्मल सा सवाल है पक्षांतरण का, इसमें हमको पक्षांतरण करना है। तो देखो 6 है, 6 को पहले उस तरफ भेजो तो ये होगा 7n = 27। 6 प्लस का है, ये उस तरफ जाएगा तो होगा माइनस का। तो 27 में से 6 जाएंगे, आएगा 21। फिर यहाँ से n बराबर आ जाएगा 7। ये जो n के गुणा में है, गुणा की संख्या का बराबर से उस तरफ पक्षांतरण करेंगे तो वो भाग में जाएगी, यानी जो 7 है वो 21 के भाग में जाएगी। तो n बराबर आएगा 21/7 और 21 में 7 का भाग जाएगा 3। तो इसका सही आंसर होगा 3। अगला प्रश्न है, कोण 128 डिग्री का समपूरक कोण का मान। तो ये दो तरह के कोण होते हैं, समपूरक और एक होता है पूरक। तो ये आप नोट कर लो कि जब दो कोणों का योग, कोई भी दो कोण, मान लीजिए एक कोण x है, एक कोण y, जब कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं। जब कोई भी दो कोणों की जोड़ 180 डिग्री हो तो वो आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं। ये नोट कर लो। और दूसरा एक चीज़ और नोट करो कि जब कोई दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। तो ये आप नोट कर लो, समपूरक कोण और पूरक कोण। जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो दोनों कोण आपस में समपूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वो दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यही ले लो कि 128 का समपूरक, यानी 128 में क्या जोड़ें कि योग आ जाए 180। तो 128 में हम 52 जोड़ेंगे तब इनकी जोड़ है वो आ जाएगी 180। तो इसका सही आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन 52 डिग्री। अब जैसे मैं एक सवाल पूछ लूँ कि एक कोण है 60 डिग्री, उसका आपको पूरक कोण बताना है। पूरक कोण मतलब जब दो कोणों की जोड़ 90 डिग्री होगी तो वो आपस में पूरक कोण होंगे। तो 60 के साथ आप जोड़ दो 30। 60 + 30 बराबर कितने हुए? 90 डिग्री। यानी 60 का पूरक कोण क्या हुआ? 30 डिग्री हुआ। और जब दो कोणों की योग 180 डिग्री होगी तब वो दोनों समपूरक कोण होंगे। तो 60 का समपूरक क्या होगा? तो इसको 180 में से माइनस कर लो, पीछे आएगा 120 डिग्री। यानी 60 डिग्री का पूरक कोण तो हुआ 90 डिग्री, नहीं 90 नहीं 30 डिग्री, क्योंकि 60 और 30 हो गए 90। तो 60 डिग्री का पूरक कोण हुआ 30 डिग्री और 60 डिग्री का समपूरक कोण हुआ 120 डिग्री। बस ये दो चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला ये प्रश्न है कि इस चतुर्भुज ABCD में कोण C का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री, ये नोट कर लो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यहाँ 3 कोण हमारे पास हैं, चौथा ज्ञात करना है। तो हम तीनों कोणों को जोड़ लो और उनको 360 में से माइनस कर लो। तो इन तीनों की जोड़ होगी 120 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 50 डिग्री। इनकी जोड़ होगी 120 और 110 हो गए 230, 230 और 50 हो गए 280 डिग्री। टोटल योग होता है चारों कोणों का 360। तो 360 में से 280 माइनस कर लो तो पीछे ये चौथा कोण बच जाएगा और ये आएगा 80 डिग्री। तो इसका सही आंसर होगा 80 डिग्री।
तो ये आप नोट कर लो। और एक चीज़ इसमें साथ में आप और लिख लेना, जैसे मान लीजिए कोई व्रत है और इसके अंदर कोई चतुर्भुज मान लो बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है चक्रीय चतुर्भुज। इसका नाम होता है, इसका नाम लिख लो, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज यानी चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होगा जो किसी वृत्त के अंदर स्थित होगा। और चक्रीय चतुर्भुज जो होता है, मान लीजिए ये है, इसका नाम आप कुछ भी दे दो, PQRS। तो इसमें एक चीज़ आप नोट कर लेना कि चक्रीय चतुर्भुज के जो आमने सामने के कोण होते हैं, जैसे P के सामने वाला कोण है R और Q के सामने वाला कोण है S। तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग सदैव 180 डिग्री होता है, आमने सामने का। तो इन दोनों की जोड़ 180, इन दोनों की जोड़ होगी 180। टोटल मिला के चतुर्भुज के चारों कोणों की जो जोड़ होती है वो ओवरऑल कितनी होती है, 360 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित ऐसा प्रश्न आ सकता है, जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न बना रहा हूँ, ये एक वृत्त है, इसके अंदर कोई चतुर्भुज बना हुआ है। तो ये जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं, ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है। इसका नाम मान लीजिए ABCD ये है। तो मैं आपको पूछ लूँ कि ये कोण है मान लो 100 डिग्री और ये है 110 डिग्री मान लो। अब आपको बताना है कोण C ज्ञात करना है और कोण D भी आपको ज्ञात करना है। ये कोण D, तो कोण C और D ज्ञात करना, दो कोण ज्ञात करने। तो आपको पता है कि ये जो चतुर्भुज है एक वृत्त के अंदर बना हुआ है, तो ये चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है और इसके आमने सामने के कोणों की जो योग है वो 180 डिग्री होती है। तो A और C इन दोनों की जोड़ 180 होगी। तो A है 100, पीछे कितना बचा 80, तो कोण C आ जाएगा 80 डिग्री। इसी प्रकार कोण B और कोण D आमने सामने के कोण है, इनकी जोड़ भी 180 डिग्री होगी। तो कोण B 110 डिग्री है, तो पीछे ये D कितना बच गया, तो 180 में से 110 माइनस कर लो, पीछे ये कोण D आएगा 70 डिग्री। तो इस तरह से सवाल आएंगे। तो ये आप नोट कर लेना, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला ये प्रश्न है कि 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर -5 गुणा 3 की पावर 6। तो ये घातांक पे आधारित प्रश्न है, तो हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसमें लिखेंगे। पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो ये है 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 6। जो माइनस की पावर है वो हमेशा ध्यान रखना, माइनस की पावर अगर ऊपर अंश में है तो उसको आप नीचे अगर लेके आओगे तो उसकी पावर यानी उसकी जो घात है वो प्लस हो जाती है। तो ये जो 3 की पावर या घात जो -5 है, ये नीचे आने के बाद 3 की घात 5 हो जाएगी। अब आप इसको सरल कर लो। तो ऊपर ये नियम लगता है कि जब घात आधार समान हो, यहाँ इस पे आधार 3 है, इसका आधार 3 है, जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ती हैं। तो यहाँ 3 की पावर हो जाएगी 6 और 2 8 और नीचे है 3 की पावर 5। तो ऊपर 3 है वो 8 बार आया हुआ है, नीचे 3 है वो 5 बार आया हुआ है। तो 5 बार तो ऊपर नीचे 3 कट जाएगा, ऊपर ज़्यादा रहेगा 3, कितनी बार रहेगा 3 बार रहेगा। तो 3 की पावर 3 है, यानी 3 गुणा 3 गुणा 3 और इनका गुणा आएगा 3 3 9 9 3 27। तो इसका सही आंसर होगा 27। अब हम घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं वो पढ़ लेते हैं। तो मैं दूसरी आपको स्लाइड में ले चलता हूँ जहाँ हम इसके नियम लिखेंगे घातांक के। हाँ, तो अब हम लिखेंगे घातांक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। घातांक, तो इसमें कुछ नियम है। जैसे पहला नियम है, पहला नियम आप लिख लो, मैं बोल रहा हूँ। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है। घातें आपस में जुड़ जाती हैं, ये याद रखना। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2 की घात 5 गुणा
2 की घात 3। यहाँ देखो गुणा हो रहा है, ये 2 है आधार, यहाँ पे भी ये 2 आधार, 2 की घात है 5 और यहाँ 2 की घात है 3। तो इनका देखो आप आधार समान है, आधार समान है तो इनकी घातें आपस में जुड़ जाएगी, यानी यहाँ हो जाएगी 2 की पावर, घातों को आपस में जोड़ लो, 5 + 3 = 8, यानी 2 की घात आ गई 8। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 की पावर 5 है, यानी 2 को कितनी बार गुणा करना है, 5 बार, 2 को गुणा करना है 5 बार। और यहाँ 2 की पावर कितनी है, 3, तो 2 को कितनी बार गुणा करना है, 3 बार, 1 2 3। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हो गए, यानी 2 को कितनी बार गुणा किया है हमने, 8 बार। तो आंसर वही आया 2 की पावर 8। तो पहला नियम आपको याद रखना है, जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। एक एग्जांपल और बता दूं आपको, जैसे 4 की पावर 3 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 7। ये देखो तीनों संख्याएं गुणा में हैं और आधार तीनों में एक हैं, समान है, 4 4 4। तो जब आधार समान हो तो ये जो इनकी घातें हैं वो क्या होगी, वो घातें जुड़ जाएगी। तो आप इसको हल कर लो, तो ये हो जाएगी 4 की पावर या घात, इनको जोड़ लो, 3 + 2 + 7, 3 + 2 + 7, तो ये आ जाएगा 4 की पावर 3 2 5, 5 और 7 12। तो इस प्रकार ये ध्यान रखना, यानी जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम जब घातें समान हो, जब घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा होता है, आधार आपस में गुणा होता है। ये ध्यान रखना, जब घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाएगा। पहला नियम पढ़ा कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाएगी, और ये दूसरा नियम है जब घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कि 3 की पावर 4 गुणा 2 की पावर 4 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसका आधार तो 3 है, इसका आधार है 2, आधार अलग अलग है लेकिन घातें दोनों की समान है, 4 और 4। तो जब घातें आपस में समान होती हैं तो आधार का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। यानी यहाँ पे आधार 3 है, यहाँ पे 2 है, इनका गुणा हो जाएगा, 3 और 2 का गुणा हो जाएगा और घात वही रहेगी जो समान है। तो 3 2 का गुणा हो जाएगा, घात वही रहेगी 4। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 की पावर 4 हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल और दूँ आपको, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। यहाँ आधार 2 है, यहाँ पे आधार 3 है, आधार अलग अलग है लेकिन दोनों की घातें समान हैं। तो जब घातें समान हैं तो आधार का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी ये इस तरह से होगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3, और इनकी जो घात समान है वो घात आ जाएगी। तो ये होगा 3 दूनी 6 और 6 की पावर 2। यानी आप इसको अलग अलग सरल करो या 6 की पावर 2 को सरल करो, एक ही उत्तर आएगा। जैसे हम करके देखते हैं, 6 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 6 का 2 बार गुणा, यानी 6 गुणा 6 बराबर 36। यहाँ अलग अलग सरल कर लो, 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2, फिर बीच में गुणा है तो ये लो गुणा। 3 की पावर 2 यानी 3 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। अब इसको सरल कर लो, 2 दूनी 4 गुणा 3 तीरी 9 और 9 चौके 36। तो आना वही है, ठीक है। तो आप नियम याद रखना कि जब घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा हो जाता है। तो हमने ये 2 नियम पढ़े। अब अगर आपको इसमें कंफ्यूज हो जाए कि जब आधार समान हो तो घातों का क्या होगा, या जब घातें समान है तो आधार का क्या होगा, तो आप कोई 2 एग्जाम्पल ले लेना, एकदम आसान। जैसे ये ले लेना, 2 की पावर 2 ले लो गुणा 2 की पावर 3 ले लो। ये पहले नियम पे आधारित है। तो यहाँ 2 की पावर 2 ले लो, 2 की पावर
3 ले लो, इसको सरल कर लो। 2 की पावर 2 यानी 2 गुणा 2 यानी 4 गुणा 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और उत्तर आएगा 8 चौक 32। तो 32 आना। तो 32 तो पहला नियम था जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती है, यानी 3 और 2 5। अगर आप कन्फ्यूज हैं तो आप इसको सरल करके देख लो। 2 की पावर 5 क्या 32 होगा? तो 2 को 5 बार गुणा कर लो, 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। तो इस तरह से कन्फर्म कर लो कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ती हैं और जब घातें समान हो तो आधार आपस में गुणा होता है। तो ये 2 नियम हैं। इसके अलावा कुछ एक और पॉइंट हैं, वो आपको मैं नोट करवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सवाल है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर 3। अभी सवाल में अगर हम घातांक की किसी संख्या को अंश से हर में लाएंगे, यानी ऊपर से नीचे बट्टा में लाएंगे, तो उसकी जो घात है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, या अगर वो माइनस की है तो वो प्लस की हो जाएगी। इसमें अगर मान लीजिए हम 4 की पावर 3 को नीचे हर में ले जाना चाहें तो कैसे लेके जाएंगे? ये इस तरह से होगा, 2 की पावर 2 गुणा ये है 3 की पावर 4, और हम इसको नीचे लेके जाएंगे 4 की पावर 3 को, तो ये नीचे आने के बाद इसकी जो घात है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। अभी यहाँ इसकी घात प्लस की 3 है, नीचे आने पे घात हो जाएगी माइनस की 3, तो नीचे आने पे घात हो जाएगी माइनस की 3। और ऐसा ही इसका विपरीत भी सही है। इसका विपरीत यानी अगर नीचे या ऊपर कहीं भी घात माइनस की है तो उसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे भेजेंगे तो वो माइनस की घात वो प्लस की बन जाएगी। यानी इसको अगर वापस हम ऊपर लेके जाएंगे 4 की पावर -3 को, तो ये बन जाएगा 4 की पावर -3 की जगह +3 हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 बट्टा 4 की पावर माइनस, या 4 की पावर प्लस ले लेते हैं, +2। अब 4 की पावर +2 को अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये इस तरह से होगा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 4 की पावर। अब देखो 4 की पावर यहाँ +2 है, लेकिन इसको नीचे यानी हर से ऊपर अंश में लेके जाएंगे तो ये +2 हो जाएगी -2, तो 4 की पावर बन जाएगी -2। तो इस तरह से ध्यान रखना है, अगर घात की कोई संख्या को ऊपर या नीचे भेजते हैं तो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। जैसे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर -4 गुणा 5 की पावर 3 गुणा 6 की पावर -2 बट्टा 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर -3 गुणा 8 की पावर 3। अगर इस प्रश्न में आपको कहे आप इसको इस प्रकार लिखो कि सारी जो घातें हैं वो प्लस की बन जाए, सारी घातें प्लस की बन जाए। तो जो प्लस की है उसको तो आपको छेड़ना नहीं। जैसे 2 की पावर 2 है तो ये तो सीधा सीधा लिख दो, क्योंकि इसकी घात 2 है वो प्लस की है। फिर आगे 5 की पावर 3 ये भी प्लस की है तो इसको भी गुणा में लिख दो, 5 की पावर 3। अब नीचे ये देखो 7 की पावर -3 है, तो माइनस की पावर है या माइनस की जो घात है तो इसको आप ऊपर लेके आ जाओ। तो इसको जैसे ही हम ऊपर लाएंगे तो 7 की घात हो जाएगी माइनस की जगह +3, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 7 की घात बन जाएगी +3। और ये जो यहाँ माइनस की घात हैं ये इन दोनों को नीचे भेज देंगे, जिससे ये दोनों माइनस वाली घात क्या बन जाएगी? प्लस की बन जाएगी। तो नीचे देखो पहले से ही 5 की पावर 2 है तो इसको लिख दो, गुणा 8 की पावर 3 पहले से ही है, इसकी पावर प्लस में तो ये भी लिख दो, 3 की पावर -4 ये नीचे आएगा तो 3 की पावर हो जाएगी +4 गुणा 6 की पावर या जो घात -2 है ये नीचे आने पे बन जाएगी 6 की घात 2। तो इस तरह से हमने सारी घातों को प्लस की बना दी। तो ये याद रखना है, ऊपर या नीचे जाए तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या r अपने को ज्ञात करनी है। तो इसमें वृत्त से संबंधित कुछ एक सूत्र हैं, तो इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उस पे हम बात कर लेते हैं, आप नोट कर लेना।
अब हम बात करेंगे थोड़ी सी वृत्त के बारे में। तो वृत्त क्या होता है? ऐसी एक गोल आकृति, ये वृत्त कहलाती है। ये वृत्त का जो बिंदु है ये कहलाता है वृत्त का केंद्र, और ये बाहर वाला जो घेरा है ये वृत्त की कहलाती है परिधि, या इसको परिमाप भी कह सकते हैं। इसमें मुख्यतः सूत्र आपको याद रखना है, एक सूत्र आपको याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखो आप पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई का मान होता है 22/7, या पॉइंट में देखें तो 3.14 होता है, और आर आपको पता है आर बराबर होती है वृत्त की त्रिज्या। अब त्रिज्या कौन सी है? तो त्रिज्या वह दूरी है जो वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली दूरी होती है सीधी। जैसे ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। एक होता है वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास जो वृत्त के केंद्र से गुजरने वाली सीधी दूरी होती है टोटल, जो ये कहलाती है वृत्त का व्यास। यानी ये देखो, ये वृत्त का हो गया व्यास। अब ये वृत्त का व्यास है, तो व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है वो आपको याद रखना है। कि ये देखो, मान लीजिए वृत्त का व्यास है, ये वृत्त का व्यास है, इसमें और त्रिज्या में क्या संबंध होता है? तो देखो आप बताओ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हुई? त्रिज्या। इस केंद्र से ये परिधि तक की दूरी, ये भी क्या हुई? त्रिज्या। यानी एक त्रिज्या और दो त्रिज्या, यानी व्यास दो त्रिज्या के बराबर होता है। यानी व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो व्यास और त्रिज्या में संबंध आ गया, व्यास बराबर होता है 2 गुना त्रिज्या। यानी व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर क्या होती है? त्रिज्या व्यास की आधी होती है। व्यास बड़ा होता है तो त्रिज्या है वो व्यास की आधी होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है, या त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अब एक प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है व्यास। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है, इसमें जीवा कौन सी है? तो ये जो रेखा है ये वृत्त की जीवा होती है। तो ऐसी कितनी जीवाएं हम वृत्त में बना सकते हैं? ऐसी अनंत जीवा हम वृत्त में बना सकते हैं। जीवा वो रेखा होते हैं जो वृत्त के केंद्र से नहीं गुजरती। ये सारी क्या है? ये सारी जीवा हैं, ये सब जीवा है। तो अब आप बताओ, इस वृत्त में सबसे बड़ी जीवा कौन सी होगी? वही होगी जो इसके बीचों बीच से गुजरेगी। यानी ये जो बीचों बीच से, यानी वृत्त के केंद्र से जो जीवा गुजर रही है वो जीवा ही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी। और ये जो केंद्र से गुजरती हैं रेखा, ये क्या कहलाती हैं? ये होती हैं वृत्त का व्यास। तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन होती है? तो वो होता है वृत्त का व्यास। बस ये एक सूत्र है, ये ध्यान रखना है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, आर त्रिज्या होती हैं, और एक सूत्र आपको याद रखना है, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, इसका सूत्र होता है 2πr, 2πr। अब अगर प्रश्न आ जाए कि कोई अगर अर्धवृत्त की बात कर ले, इस प्रकार अगर कोई अर्धवृत्त की बात कर ले, उसका अगर आपको निकालना क्षेत्रफल या परिधि, तो उसका क्या सूत्र होगा? तो सिंपल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है या जो परिधि उसका आधा कर दो, क्योंकि अर्धवृत्त है आधा है तो उसका आधा कर दो। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 2, क्योंकि अर्धवृत्त है तो वृत्त के क्षेत्रफल का आधा कर दो, ये सूत्र बन जाएगा। अगर आपको कह दे कि अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है, तो आपको पता है वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, और अर्धवृत्त की परिधि इसकी आधी हो जाएगी। तो इसमें 2 का भाग लगा दो, 2 से 2 कट जाएगा, पीछे बचेगा πr। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र बन गया πr, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर बट्टा 2। तो ये आपको सूत्र ध्यान रखने वृत्त में।
वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। अब जो सवाल था हमने देखा उसमें वृत्त की परिधि दी हुई थी 132 सेमी। वृत्त की परिधि, तो इसमें अपने को दिया हुआ था कि वृत्त की परिधि बराबर 132 सेमी। तो लिख दो परिधि बराबर 132 सेमी। त्रिज्या r बराबर उसमें ज्ञात करनी थी। तो आपको सूत्र पता है, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। ये 2πr सूत्र किसका है, ये वृत्त की परिधि का। और परिधि कितनी दी हुई है, 132। तो आप इस सूत्र के बराबर कर दो 132। यहाँ से r का मान निकालना, यानी r के अलावा ये जो दोनों संख्या हैं दोनों को आप क्या कर दो, बराबर से उस तरफ भेज दो, यानी इन दोनों का पक्षांतरण कर दो। और ये जो दोनों संख्या ना 2 और पाई, ये r के गुणा में है। और गुणा की कोई भी संख्या पक्षांतरण में जाती हैं तो वो जाती है भाग में, यानी 2π 132 के भाग में जाएगा। तो यहाँ से r बराबर आ जाएगा 132/2π। तो 2π नीचे भाग में आ गया 132 के। अब इसको सरल कर लो आगे, तो ये हो जाएगा 132/2 गुणा पाई का मान आप रख दो, होता है 22/7। अब ये देखो बट्टे के नीचे और बट्टा की संख्या है तो ये उल्टी हो जाएगी, गुणा में चली जाएगी, यानी जो 7 नीचे है वो चला जाएगा 7 ऊपर। यानी ये इस तरह से हो जाएगा कि 132 गुणा 2 तो है ही, 22/7 बन जाएगा, 7/22 आ जाएगा नीचे। यानी 22 नीचे रहेगा, ये नीचे वाला 7 ये चला जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा इस तरह से 132 गुणा 7, और नीचे 2 है ही और ये 22 है नीचे। अब आप इसको काट के सरल कर लो। 22 का भाग जाता है 32 में, 22 छक्के होता है 132। 2 का भाग जाता है 6 में 3 बार, और 7 और 3 का गुणा हो जाएगा 7 3 21। तो उस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी 21 सेमी। अगर इसी प्रश्न में आपको कह दे कि वृत्त का व्यास निकालो, तो पहले त्रिज्या निकालनी r और फिर व्यास आ जाएगा। व्यास और त्रिज्या में क्या संबंध होता है आपको पता ही है, व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना, यानी त्रिज्या गुणा 2। त्रिज्या 21 है, इसको 2 से गुणा करो, 21 दूनी होगी 42। तो इस वृत्त का व्यास हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न हमने सरल कर लिया। वृत्त की परिधि 132, तो इसमें त्रिज्या पूछी है, तो त्रिज्या कितनी आई थी, त्रिज्या 21 सेमी आई थी। अगर यहाँ त्रिज्या ने पूछ के व्यास पूछ लेता तो व्यास हो जाता त्रिज्या का 2 गुणा 42 सेमी। अगला प्रश्न है, ये संख्या है 3 7 8, बीच में एक खाली है, फिर 9 और 0। इसमें पूछा है कि कौन सा अंक लिखें इस संख्या में, यहाँ पे खाली जगह में, कि वो बनने वाली संख्या 9 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, यानी इस संख्या में 9 का पूरा भाग जाए। यानी वहाँ खाली जगह में 5 आएगा या 9 आएगा या 10 आएगा या 2 आएगा। तो उसके लिए आपको भाजकता के नियम आने चाहिए। तो भाजकता के नियम क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं अगली स्लाइड में। तो आप नोट कर लो भाजकता के नियम। अब हम लिखेंगे भाजकता के नियम, नोट कर लो आप भी साथ साथ में। भाजकता के नियम, पहला लिखेंगे हम 2 का क्या नियम होता है, यानी आपको कैसे पता चलेगा कि किसी संख्या में 2 का भाग पूरा जाता है। तो आपको याद रखना है, जिस संख्या के अंत में लिख लो साथ साथ, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 हो, वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी, यानी उस संख्या में 2 का भाग पूरा जाएगा। और आपको पता ही है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 आ जाए अंत में, या इकाई अंक, वो संख्या कैसी संख्या होती है, वो संख्या होती है सम संख्या। वो कैसी होती है, सम संख्या। तो आपको ये ध्यान रखना है, सारी सम संख्याएं
2 से विभाजित होती हैं, यानी सारी सम संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो ये इकाई अंक ये होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक संख्या है 7 8 9 4 6 7 9 4, ये संख्या है। आपको ये इकाई वाला पहला अंक ये देखना, यहाँ से शुरू होता है इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। आपको ये इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक अगर 0 2 4 6 8 हो तो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा, यानी सम संख्याएं हैं जितनी भी वो सारी 2 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं। अगला नियम हम लिखते हैं 3 का। 3 का क्या नियम होता है? आपको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या 3 से विभाजित है? तो इसमें आप लिखो, जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई मैं एक संख्या लिख रहा हूँ 4 5 6। अब इसके योग में देखो 3 का भाग जा रहा है क्या? अंक। अब इसमें अंक कौन कौन से? इसमें 4 है, 5 है और 6। इनकी जोड़ करो, इनकी जोड़ होगी 4 5 9, 9 और 6 15। 15 में 3 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा? बिल्कुल जाता है। तो इस संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। आप भाग लगा के देख लो, 3 का भाग 4 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3, एक शेष बचेगा। फिर ये उतारो 5 15, 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, पीछे बचा 6, 6 में 3 का भाग जाएगा 2 बार। कोई एक और बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे 2 3 2 3 4 5 6। इसमें देखो 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अंकों का योग करो, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20। अंकों का योग 20 हो रहा है। 20 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा। 20 में नहीं जाता, 21 में जाता है। अगर यहाँ 1 कर देते हैं तब इनका योग हो जाता है 21। 21 में 3 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो अब इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी 3 का नियम होता है, अंकों के योग में अगर 3 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अगला नियम हम लिख लेते हैं 4 का क्या नियम होता है? 4 का क्या नियम होता है? तो इसमें लिखो आप, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता हो, उस संख्या में, पूरी संख्या में भी 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। अंतिम 2 अंक देखना है। तो 4 का नियम ये है, 4 का नियम, 4 से भाजकता का नियम, अंतिम 2 अंक देखना है। अंतिम 2 अंक, जैसे एक संख्या लिख रहा हूँ 4 8 6 7 2 4। इसके अंतिम 2 अंक देखना है 24। 24 में 4 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। जैसे एक संख्या और लिख देता हूँ 4 1 6 8 7 5। अब बताओ, इस संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जाता है क्या? 75 में 4 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ 4 हो जाए तब 54 में 4 का भाग जाता है क्या पूरा पूरा? 54 में 4 का भाग नहीं जाता है। अगर यहाँ मान लो 5 हो जाए, 55 में 4 का भाग जाता है क्या? 55 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 4 का भाग नहीं जाएगा। अगर यहाँ 6 कर दें, 56, 56 में 4 का भाग जाता है क्या? बिल्कुल। 56 में 4 का भाग जाता है 14 चौकू 56। तो 56 में 4 का भाग जा रहा है, तो इस पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। और एक चीज़ और ध्यान रख लेना, 4 से भाजकता के नियम में स्टार लगा के लिख लेना कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 00 आ जाए तो उसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 है, लास्ट अंतिम 2 अंक 00 है, तो इसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा। 25 चौके
300। कोई भी संख्या ले लो, जैसे 300 ले लो, 300 में अंतिम 2 अंक 00 हैं, तो इसमें 4 का भाग जाएगा, इसमें भाग दे लो। 30 में 4 का भाग 7 चौक 28, 2 बचेंगे, 20 में 4 पंजे 20। यानी अगर अंतिम 2 अंक 00 हैं तो उसमें भी 4 का भाग जाएगा। तो 4 से भाजकता का नियम हो गया, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा, और यदि संख्या के अंत में 00 है तो उस संख्या में भी 4 का भाग पूरा जाएगा। अब देख लेते हैं अपन 5 से भाजकता का नियम। तो लिखो 5 से भाजकता का नियम, इसमें लिखो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, कोष्टक में लिखो अंतिम अंक मतलब होता है इकाई का अंक, अंतिम अंक 0,5 हो। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0,5 हो तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा जाएगा। जैसे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, कुछ एक संख्या है, इसमें आपको बताना है किस किस संख्या में 5 का भाग पूरा जाएगा। जैसे ये संख्या, इसका अंतिम अंक क्या है 8, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। अंतिम अंक क्या होना 5 से भाजकता के लिए, अंतिम अंक होना 0 या 5। जैसे ये संख्या, इसका अंतिम अंक क्या है यानी इकाई का अंक क्या है 0 है, तो 5 का भाग इसमें जाएगा। इस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक क्या है 5, तो इसमें भी 5 का भाग पूरा जाएगा। ये संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है 4, तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। इस संख्या का अंतिम अंक 1 है, इसमें भी 5 का भाग नहीं जाएगा। इसका अंतिम अंक 5 है, 0 या 5 होना चाहिए, 5 है तो इसमें 5 का भाग पूरा जाएगा। इसका अंतिम अंक 4 है तो इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। तो ये हो गया 5 से भाजकता का नियम। फिर 6 से भाजकता का नियम कोई खास नियम नहीं है, बस ध्यान रखना है कि जिस संख्या में 2 का भाग जाता है और 3 का भाग भी जाता है वो सारी संख्याएं 6 से भी विभाजित होगी। यानी जिस संख्या में 2 का भाग जाता है और 3 का भाग जाता है वो सारी संख्याएं 6 से विभाजित होगी। 2 और 3 दोनों का भाग जाना चाहिए। फिर आगे आप लिख लो 9 का, जो महत्वपूर्ण वो लिख लेते हैं। 9 से भाजकता का नियम, 9 से भाजकता का नियम, तो इसमें वही सेम नियम होगा जो 3 का था। 3 का था वही नियम यहाँ होगा, यानी जिस संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग जाता है उस संख्या में 9 का भाग भी पूरा जाएगा। जिससे अपन 9 का पहाड़ा देख लेते हैं। 1 9 2 28, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 8 वो गड़बड़ होगी, 36 45 54, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81 और 90। इसमें आप अंकों का योग कर लो। 9 तो है ही, अंकों की एक 9 है, 9 में भाग जाता ही है। 8 और 1 कितना हुआ 9, अंकों के योग में 9 का भाग जा रहा है बिल्कुल। 7 और 2 9, 3 और 6 9, 4 5 9, 5 4 9, 6 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9, 9 और 0 की जोड़ 9, तो सब की जोड़ 9 हो रही है। 9 में 9 का भाग जाता है तो इन सब में भी 9 का भाग जाता है। तो अभी जो अपना सवाल था वो सवाल देखते हैं, उसमें क्या था। उसमें संख्या ये थी 378, खाली जगह और 90। सवाल था 378, ये खाली जगह और 90। इस खाली जगह में क्या आना कि ये पूरी 9 से विभाजित हो जाए। तो पहले इन अंकों की जोड़ कर लो। 3 और 7 हो गए 10, 10 और 8 18, 18 और 9 27, 27 में 0 जोड़ो 27। अब यहाँ पे ऐसी संख्या आनी
जिसको 27 में जोड़ने के बाद जो भी संख्या यहाँ पे आए उसमें 9 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो अब इसमें आप ऑप्शन देख लो। ऑप्शन थे हमारे 5, 9, 10, 2। 5, 9 ऑप्शन थे 5, 9, 10 और 2। अगर मान लीजिए यहाँ 5 आए खाली जगह में, तो 27 और 5 कितने हो गए? 32। 32 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। यहाँ 9 रख के देखो, तो यहाँ अगर 9 रखेंगे यहाँ पे, तो 9 और 27 कितने हो जाएंगे? 36। 36 में 9 का भाग जाता है पूरा पूरा, 4 बार जाता है, तब इसमें 36 में 9 का भाग जा रहा है, तो पूरी संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। इसका मतलब सही आंसर होगा इसका 9। चलो अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। ये मिलान चिन्ह वाला है, एकदम सरल सवाल है। मिलान चिन्ह में आपको क्या करना है, कोई अगर संख्या को मिलाते हैं तो काउंटिंग करने के लिए हम ऐसी लाइनें खींचते हैं इस प्रकार। अगर 1, 2, 3, 4, फिर 4 के बाद 5वीं लाइन ऐसे खींचते हैं तिरछी, तो ये हो गए 5। फिर अगली 6, 7, 8, तो इसका सही उत्तर ये होगा नंबर 3, क्योंकि ये जो एक पूरा समूह है ये 5 को दर्शाता है। 1, 2, 3, 4, ये जो तिरछी हो गई 5, 5 5 का इसमें जोड़ा होता है 5, और ऊपर ये 6, 7, 8। तो ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैं कोई भी एक आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ 17, जैसे 17 को दर्शाना, तो आप इस तरह से दर्शाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, यानी ये 5, 5, 5 और एक्स्ट्रा बचेंगे 2। तो इस तरह से 5 5 का ग्रुप होता है, इस तरह से बनाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। ये सरलतम रूप यानी 26/52 को अपने को करना है, सरल करना है। सरल का मतलब छोटे से छोटा बनाना है 26/52 को। तो आपको देखना है कौन सी संख्या है जिसका भाग दोनों में जाता है, कॉमन किसका भाग जाता है दोनों में। तो आप देख लो 13 का भाग जाता है। 13 का भाग 26 में, 13 दूना 26। 13 का भाग जाएगा 52 में, 13 चौकूं 52। अब इसको आप एक बार और सरल कर सकते हैं, 2 का भाग भी जाता है। 2 का भाग 2 में एक बार जाएगा और 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, यानी 1/2। इसका सही आंसर होगा 1/2। यानी इसमें आप सीधा देख सकते हैं कि 26 दूना कितना है, 26 दूना 52। तो 26 का भाग भी जाता है, 26 का भाग 26 में एक बार और 26 का भाग 52 में 2 बार। तो आपको अगर सीधा नहीं आए तो आप 2 से या 3 से छोटी संख्या से शुरू कर सकते हैं, काट के छोटा करना है बिल्कुल। जैसे एक प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ 16/44, इसको आप सरल करो। तो इसमें आप देखो 2 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग जाता है 16 में, 2 का भाग 44 में भी जाता है। 4 से भी काट सकते हैं, क्योंकि 4 का भाग 16 में जाता है, 44 में जाता है। 4 का भाग 16 में कितनी बार जाता है? 4 बार। 4 का भाग 44 में 11 बार। तो इससे ज़्यादा सरल ये नहीं होगी, तो ये इसका सरलतम रूप है। अब अगला प्रश्न है ए की घात 0। तो आप नोट करके कहीं कॉपी में स्टार लगा के लिख लेना कि किसी भी संख्या की अगर घात 0 है, किसी भी संख्या की घात 0 है, तो उसका मान सदैव और सदैव 1 होगा। चाहे कोई भी संख्या हो जाए, चाहे 5 की घात 0 है तो उसका मान 1 होगा, चाहे कोई भी संख्या मान लो 1007, उसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। कोई भी संख्या है, चाहे 17,869 है, उसकी घात 0 है तो उसका मान भी 1 होगा। ये नोट करके लिख लेना, किसी भी संख्या की अगर घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होगा? उसका मान हमेशा 1 होगा। अगला प्रश्न है कि 12,798 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? वर्ग का मतलब होता है कि किसी संख्या को 2 बार गुणा करना, यानी ये है 12,798 गुणा 12,798, इनका 2 बार गुणा करना है और आपको इकाई का अंक बताना है। यानी इसका जो भी उत्तर आएगा या जो लास्ट वाली संख्या है ना इकाई का अंक, वो बताना।
तो इसमें अपने को पूरा गुणा नहीं करना है, जो लास्ट का अंक है इसका और इसका उनका गुणा कर लो। 8 वाटा कितना हो गया, 8 वाटा हो गया 64। तो लास्ट अंक क्या आया, 4 आया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 4 होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, 178 है, इसका वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा, तो 178 का 178 से गुणा होगा, 8 वाटा 64 और लास्ट अंक वही 4 होगा। 127 के वर्ग का इकाई अंक बताओ, तो इसमें लास्ट में 7 है, इसमें 7 है, 7 7 गुण 50, तो लास्ट का अंक क्या हुआ, 9 हुआ। तो अंतिम अंक हो जाएगा 9। तो आज हम इतने ही प्रश्न करेंगे, बाकी प्रश्न हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इन सारी पॉइंट को आप नोट कर लेना। ठीक है, ओके।